अच्छा, आज हमने कुछ और कोशिश करनी है कि आज हम इन टैग्स को ख़त्म कर देंगे जो एसईओ से रेलिवेंट है हमारे। लेकिन साइट आपको एडिट करनी आनी चाहिए। आपने देख लिया कि साइट एडिट करने का मैंने आपको जो फार्मूला दिया है उससे टैग्स इतने ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमें एसईओ करनी है ना तो उसके लिए हमें टैग्स की बहुत ज़रूरत है जब हमने एसईओ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक जी? हेडिंग स्टाइल्स तक। अब हम आज जो 2-3 टैग हमने देखने हैं ना वो ये वाले हैं। एक, इमेजेस कैसे लगाने हैं, नंबर 1 कि अपनी बॉडी के अंदर हम लगाएंगे आपने इमेजेस कैसे लगाएं। अब हम उसकी टैग को प्रॉपरली समझने लगे हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू एसईओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखना है हाइपरलिंक्स कैसे लगाने हैं। हाइपरलिंक्स का क्या मतलब होता है? लिंक्स, वेबसाइट पे लिंक्स लगे होते हैं ना, क्लिक करते हैं तो हम किसी और जगह पे चले जाते हैं, सम टाइम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, सम टाइम अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पर चले जाते हैं। ठीक है, और सम टाइम ऊपर से नीचे भी आ जाते हैं वेबसाइट से। सो ये हाइपरलिंक्स हो गए हमारे। तीसरे नंबर पर हमने देखना है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है। आप देख रहे हैं कि मेन्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे बुलेट्स के थ्रू बने हुए हैं, नंबरिंग के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, सो हमें वो वाले टैग की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है कि भाई नंबर 1 पॉइंट्स की सूरत में हम कुछ लिखते हैं, इसी तरह यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास 2 टैग्स होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक को हम बोलते हैं ओएल, यानी कि लाइन लिस्टिंग को अगर हम यूँ कहेंगे ये लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं हम, तो इसके लिए हमारे पास 2 होते हैं, एक ओएल और एक यूएल। यानी कि ओएल का क्या मतलब होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल का क्या मतलब होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये चीज़ें ये मैंने अभी आपको लिखा है कि जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज की। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं मैंने इमेज का टैग लगाया हुआ है। इमेज के टैग का मतलब क्या है कि हमने तस्वीर लगाई है यहाँ पे कोई। इमेज का टैग स्टार्ट कैसे हो रहा है जी? IMG से, और लेकिन इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना है कि किसी भी टैग के अंदर, जैसे अभी हमने इससे पहले जो टैग पढ़ा था वो पढ़ा था H1, तो H1 का जो टैग था वो इंडिपेंडेंट था, उसके अंदर कोई हमने ऑप्शन नहीं पढ़ी थी अभी तक, कुछ नहीं लिखा था उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कोई ऑप्शन नहीं थी कि अब हम जिस टैग की ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हम इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। यानी जो टैग के अंदर ऑप्शन दी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज के अंदर हमें जो पहला एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है? SRC लिखा हुआ आ रहा है। SRC इक्वल्स टू इमेज डैश टैग डॉट PNG, यानी कि ये पहला एट्रीब्यूट है SRC, दूसरा एट्रीब्यूट है आल्ट, ऐसे है, और तीसरा एट्रीब्यूट है टाइटल, और चौथा एट्रीब्यूट है विड्थ, और पांचवा एट्रीब्यूट है हाइट। यानी आपको अभी ये समझ में आ गया कि किसी भी टैग को जब हम ऑप्शंस दे रहे होते हैं अंदर तो हम उन्हें क्या कॉल करते हैं? टैग के एट्रीब्यूट्स। किसी भी टैग की जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं? टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहला एट्रीब्यूट इसका देखने लगे हैं, वो क्या है? SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। इसका क्या मतलब होगा कि भाई तस्वीर लगाने लगे हैं ना, तो बताना तो पड़ेगा कौन सी तस्वीर लगानी चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपने तस्वीर बतानी है। चले हम एक काम करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में वो भी यही पढ़ रही है। आप लोगों ने ये टाइम क्यों रखा हुआ है? मैं क्या प्रीवियस क्लास में यही सब कुछ चल रहा है ऐसे ही, तो मेरा मतलब समझ नहीं क्या कहने का है? मैं कह रहा हूँ अगर आप सब कुछ एक ही लेवल पर चल रहे हैं तो आप एक क्लास में आ सकते हैं। टाइमिंग इशू है फिर तो ख़त्म हो गई बात। अगर टाइमिंग इशू है फिर तो ठीक है, फिर इसी को कैरी करें। अगर तो टाइमिंग इशू नहीं है तो फिर बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ें दोनों पढ़ रहे हो, यानी कि जो कुछ मैंने उन्हें पढ़ाया वही आपको पढ़ाने लगा हूँ, बिल्कुल एक लेवल पर है। अच्छा, अब इमेजेस लगाना हमने पहले भी देखा था, आपने वेबसाइट पे भी देखा था। इस दफ़ा इमेज लगाने का तरीका मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई हम फोटोशॉप में कोई चीज़ बना के लाते हैं। जैसे ये देखिए बना हुआ ना एक फोटोशॉप का इमेज, ये कैसे बना है ये मैं सिखाता हूँ आपको ताकि आप लोगों को भी आ जाए। मैं जाता हूँ फाइल में, अब मैं बिल्कुल एक नया काम करने लगा हूँ, फोटोशॉप में एक नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको आपने इसी तरह टारगेटेड समझ लेना है, बजाय इसके कि पूरा फोटोशॉप को नहीं फोकस करना। सिर्फ मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि हम इमेज का टैग लगा रहे हैं, यानी एक तस्वीर लगाना चाह रहे हैं अपनी फाइल में, और मैं उसे खुद से डिज़ाइन करने लगा। ठीक है, मैं इधर से आया जी न्यू में, और मैं साइज़ क्या लेना चाह रहा हूँ?
मैं अपनी मर्जी से कोई साइज़ ले रहा हूँ फिलहाल। हाँ, सो मैंने ले लिया 400 पिक्सल्स बाई 400 पिक्सल्स। और जब आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड उसकी रेजोल्यूशन आ रही होती है 72, आप इसे 200 कर लिया करें। ऑनलाइन जो होती है ना वो 200 रेजोल्यूशन बेस्ट होती है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। सो इसकी रेजोल्यूशन आप 200 रख लें और मैंने इसका साइज़ क्या रखा है 400, 400 बाई 400, 600 बाई 600, 800 बाई 800, स्क्वायर शेप बन जाएगी ना एक स्क्वायर शेप की तरह की कोई चीज़ बन जाएगी। सो हमने ये साइज़ ले लिया। तो सबसे पहले हम ये साइज़ ले रहे हैं, ओके, ये पेज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड को ज़रा कुछ कलर कर देता हूँ जी। ये टूल बॉक्स आ रहा है, लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स आ रहा है हमारे पास। एंड पर देखें 2 कलर नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ, एक कलर ऊपर नज़र आ रहा है और एक कलर नीचे नज़र आ रहा है। ये इसकी कलर पैलेट है और एक कलर को वो कहता है फोरग्राउंड और एक कलर को वो कहता है बैकग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब क्या होता है, वैसे नॉर्मली क्या है कि एक किसी जगह पर आपने कुछ लिखा हुआ है, मतलब वाइट, जैसे मैं कहूँ ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है तो इसका फोरग्राउंड ब्लैक है और बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है ना। सो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यह कि भाई फोरग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए, ठीक है। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इसका कलर चेंज कर दो बैकग्राउंड का, बस ये कह रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसके कलर में फोरग्राउंड वाला कलर ले आऊँ और चाहूँ तो बैकग्राउंड वाला कलर ले आऊँ, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ। इस वक्त 2 कलर ऑलरेडी सेट हुए हैं। मैं कहता हूँ शिफ्ट बैक स्पेस, मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया शिफ्ट बैक स्पेस, एक छोटी सी विंडो खुल गई जिसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है फिल। इस विंडो की शक्ल देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है, क्या अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कलर चेंज करने के लिए विंडो होगी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जरा मैं इस पर क्लिक करूँ, अगर 3 ऑप्शन पे मैं फोकस करूँगा, एक पे लिखा हुआ आ रहा है फोरग्राउंड। अगर मैं इसको फोरग्राउंड करके ओके करूँ तो कौन सा कलर आना चाहिए जी, ब्लैक आना चाहिए, इसलिए कि फोरग्राउंड में इस वक्त ब्लैक सेट है। अगर मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ तो फिर कौन सा कलर आना चाहिए, रेड आना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर अभी ये सेट है। और अगर मुझे लग रहा हो कि नहीं मुझे ये वाला कलर लेना है मगर ये नहीं लेना, मतलब मुझे कलर तो बैकग्राउंड से ही लेना है मगर ये वाला कलर नहीं लेना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें सिंपली, लेकिन बाहर आके क्लिक किया मैंने, फील की विंडो से बाहर आ गया हूँ, यहाँ आए और यहाँ से आकर मुझे जौन सा कलर इसके लिए चाहिए मैं यहाँ से वो कलर चूज़ कर लेता हूँ। समझ आ गई बात मेरी, नीचे कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ, फिर यहाँ आए और यहाँ आकर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड और ओके कर देता हूँ, चेंज हो गया कलर, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तरीका ये कलर चेंज करने का, एक तरीका क्या है, शिफ्ट बैक स्पेस करें और यहाँ से आए कलर पे आए, वहाँ से तो हम उनके कलर यूज़ कर रहे थे ना, कलर में जाए तो अब डायरेक्ट कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही कलर में आ गए। तो आपको जौन सा कलर चाहिए यहाँ से चूज़ कर लो। मिसाल के तौर पर जी मैं यहाँ से ये ग्रीन ले लेता हूँ, ओके कर दूँ। ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल ओपेसिटी 100%, इसका मतलब क्या है, कलर को अगर मुझे कम करना हो तो मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, 50 कर दूँ, यानी पूरा कलर यूज़ नहीं कर रहा, 50% यूज़ कर रहा हूँ, सही है। वो क्योंकि इसका कलर 50% है, जो पहले वाला था उसके साथ ये थोड़ा सा कलर मिक्स हो गया, सो ये कलर चेंज हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा टाइप भी कर लेते हैं, तो टाइप करने के लिए क्या है जी, ये टी का टूल बना हुआ है, ठीक है, टी पर आते थे और यहाँ आकर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेस्ट। ये इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कुछ खुद से बनाना पड़े फोटोशॉप में तो आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया जी बेस्ट, लिख दिया बेस्ट। इसकी मुझे कॉपी करनी है, जैसे वर्ड एक्सेल वगैरह में Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं, फोटोशॉप में अगर आपने कॉपी करनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+J, ठीक है। फोटोशॉप में कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+J, मैंने Ctrl+J किया, ये कॉपी हो चुकी है। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आया तो आप यहाँ पर देखें ज़रा, राइट साइड पे विंडोज़ नज़र आ रही है तो पता लग रहा है ना मैं कॉपी हुई है, ठीक है। अब इसको पकड़ के ज़रा नीचे ले आता हूँ मैं, ठीक, और यहाँ आकर मैं टाइप कर देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
चलो जी, अब मैं इसको वर्ड की तरह एडिट करने लगूँ। मैंने इसे डबल क्लिक किया जैसे वर्ड में करते हैं, ऊपर आकर देखें ज़रा फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ, पहले 25 आ रहा था तो मैं 14 कर देता हूँ इसको, चलो ठीक हो गया। यहाँ लिखा जी हमने बेस्ट डिजिटल। अब बेशक इसको मैं यहाँ से भी बेशक बड़ा करना चाहूँ तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, एंटर कर देना एडिट करने के बाद। एडिट भी करना होगा तो दोबारा टी पर आना है वापस आपको, ठीक है। हाईलाइट हो गया दोबारा, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और फिर मैं इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिकल कोर्स लिख दिया आपने इसके आगे। चलिए जी, मैं कह रहा था ये मेरा इमेज है जो मैं बनाना चाह रहा था, ठीक है। ये मैंने बना लिया, इसको यूँ करते थे, सेंटर में ले आते हैं इसके। चलो अब इसको क्या करना है हमने, अभी इस वक्त तक ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अभी तक ये फोटोशॉप है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो फोटोशॉप फाइल बन जाएगी, दोबारा खोलना होगा तो फिर फोटोशॉप में ही खुलेगा। लेकिन मैं इस वक्त किस स्पेसिफिक काम के लिए आया था कि मैं ये कह रहा था कि इसको मैंने अपनी HTML फाइल में यानी वेब पेज में लगाना है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, चाहे तो इसे मैं JPEG बना लूँ, JPG बना लूँ, चाहे मैं इसे PNG बना लूँ, चाहे मैं इसे GIF बना लूँ। अब हम वो देखने लगे हैं कि आप फोटोशॉप में आकर जब कोई काम करेंगे तो उसको अपने इमेज कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ आए फाइल में और यहाँ से सेव एज में, नहीं अभी उधर नहीं जाना, ठीक है। सेव एज में आ गए। अच्छा, यहाँ पे आए नीचे, यहाँ पर JPEG भी आ रहा है, यहाँ पर PNG भी आ रहा है, यहाँ पर सारे फॉर्मेट्स आ रहे होंगे, नीचे TIFF भी आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आपने फोकस करने हैं दो फॉर्मेट, JPG और PNG। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ PNG, और इसको मैं आप ही के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। आज की तारीख का फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम भी इसी तरह ही रख लेते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम कैपिटल लेटर्स में फाइल नेम रखें, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में फाइल नेम रखें। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नाम रख दिया। नेम कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी कि स्पेस यूज़ नहीं करना, ठीक है। आ जाती है स्क्रीन को बार। ठीक है, नाम रख लिया फाइल का। सेव कर दें। बन गए जी, इमेज बन गया हमारा। अब हम इस इमेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं इधर वापस, ये भी इसी फाइल में आ जाओ। इसमें अब ये यहाँ पर क्या लिखा है हमने जी, IMG SRC इक्वल्स टू, ये चेंज हो गया ना। मैं क्या हमारी फाइल का नाम तब्दील हो गया ना। मैंने क्या रखा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी था शायद, course.png। अभी हम सिर्फ एक फाइल बनाई है अभी हमने, और इस फाइल को हमने सेव कर लिया है फोल्डर में। लेकिन अभी तक हमने ये HTML फाइल सेव नहीं की ना, ये तो पुरानी सेव पड़ी आ रही है। इसको भी हम उधर ले जाएं उसी फोल्डर में। कैसे ले जाएं, फाइल सेव एज, और यहाँ से 6 to 7 में आए, आज के फोल्डर में आए, यहाँ से ऑल फाइल करें। पढ़ा ना हमने प्रीवियस लेसन में, और .html इमेज टैग practice.html सेव। चलिए अब इधर से आते हैं।
जी ये फाइल है। देखिए मैंने इमेज भी इधर ही सेव किया है। वेबसाइट के केस में क्या होता है कि हमारा मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर इमेजेस का अलग फोल्डर होता है, तो हम इमेजेस सारे ही उसमें रख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ रखा है इसको। आ गया, ओके। ये तो अभी हमने इमेज लिया। अब आप देख रहे हैं इस साइज़ का इमेज नहीं है, वहाँ नहीं है ना, साइज़ चेंज हो गया है। अगला एट्रीब्यूट हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उधर जाकर। अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ जी? हाँ, इसके उधर 400 बाई 400 था, लेकिन अब ये बताने का मतलब क्या है कि हम चाहें तो टैग की मदद से भी इमेज की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और टैग कौन से हैं हमारे पास? टैग के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? एक विड्थ है और एक हाइट है। और अगर आप देखो तो एक में मैंने नंबर लिखा हुआ है और एक में मैंने परसेंटेज लगाई हुई है। ये दोनों बताने के लिए लगाई है कि ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। विड्थ का क्या मतलब है? 150। नंबर का क्या मतलब है? नंबर का ये मतलब है कि आप पिक्सल्स में बता रहे हो। और परसेंटेज का मतलब ये है कि आप उसके साइज़ का बता रहे हो कि उसके साइज़ का इतने % रखो, यानी उसने साइज़ को आधा कर दिया। 50% का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ उसके साइज़ का 65% कर दो। यानी मैं बेसिकली चाह रहा था दोनों एक्सप्रेशन आपको पता लग जाए। पिक्सल्स बताने होंगे तो सिर्फ नंबर लिखेंगे, और अगर साइज़ के हिसाब से बताना होगा भाई इसके साइज़ का इतना % ले लो, तो आगे % का निशान लगा दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज का जो भी साइज़ है उसका 65%। ये हो गया, ये तो हमें समझ आ रहा था कि साइज़ किया हुआ हमने। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो ये है। ये क्या चीज़ है? आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये इमेज है, वेबसाइट पे HTML फाइल पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि किसी वजह से ये इमेज वेबसाइट पे ना दिखे। क्यों ना दिखे? हो सकता है कि फाइल का साइज़ बड़ा हो और वेबसाइट लोड हो रही है, जितना टाइम उसे चाहिए था लोड होने में सब कुछ लोड हो गया, मगर इमेज लोड नहीं हुआ। तो अगर ना लोड हो तो उसकी जगह पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारा आ जाए, ठीक है। और वो क्या टेक्स्ट है? मैंने टेक्स्ट क्या रख दिया जी? बेस्ट डिजिटल। अब यहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ इसलिए कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैसेज है, ये फाइल नेम नहीं है, ठीक है ना। और बेसिकली आपको फील हुआ होगा ये जो कुछ मैंने लिखा है ये कीवर्ड है। मैंने यहाँ पर जो कुछ टाइप किया वो सब क्या है? मेरा कीवर्ड है। कीवर्ड को मैंने एडजस्ट किया ताकि ये ऑप्टिमाइज भी हो। तो ये इसका दूसरा पर्पज़ है। पहला पर्पज़ क्या था कि फाइल शो ना हो तो अल्टरनेटिवली ये शो हो जाए। इसका ताल्लुक तो किसी भी सूरत में ऑप्टिमाइजेशन से नहीं है। इस बात का ताल्लुक, इस बात का ताल्लुक तो सिर्फ यूज़र के लिए है कि यूज़र को कुछ समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। भाई फाइल नहीं आई, फाइल की जगह पर ये नज़र आ गया, यूज़र को तो इतना समझ में आ जाए बस। लेकिन ये जो कीवर्ड हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं बेसिकली ये किसको समझा रहे हैं? ये हम गूगल को समझा रहे हैं। हमने अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ऑप्टिमाइजेशन में इमेजेस का बहुत अहम रोल है आपके। हालांकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि गूगल जो है, गूगल ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपकी जो वेबसाइट को देख रहा होता है, जो क्राउल कर रहा होता है, वो तस्वीरों को नहीं करता, वो कोड को करता है। यानी अगर हम कहें कि हमारी वेबसाइट बहुत खूबसूरत है, दिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लग रही है किसी भी कंपटीटर से, तो ये वाली बात गूगल को बिल्कुल मुतासर नहीं कर रही है। ये बात यूज़र्स को मुतासर कर सकती है। गूगल को मुतासर क्या कर रही है कि आपने उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन और गूगल के फैक्टर्स कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और गूगल आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका ग्राफिक इंटरफेस नहीं देखता, बल्कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन की कोडिंग देखता है। यानी गूगल ने आपकी वेबसाइट को कहाँ से पढ़ना है? इधर से पढ़ना है। गूगल ये वाला हिस्सा पढ़ रहा है, वो ग्राफिकल इंटरफेस नहीं पढ़ रहा। यूज़र जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस देख रहा है आपका, कि आपकी वेबसाइट का ग्राफिकल इंटरफेस कितना अच्छा होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो एसईओ के लिए। एक टर्म है क्रॉलिंग और एक टर्म है क्राउल करना। एक तो है क्राउलिंग करना और एक है इंडेक्सिंग करना।
ये दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्रॉल करने का क्या मतलब है? क्रॉल करने का मतलब ये है कि हमारी एक वेबसाइट है और सपोज कर लेते हैं उसका एक कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यही सपोज कर लेते हैं, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जब गूगल आएगा हमारी वेबसाइट को देखने तो इस कीवर्ड को चेक करेगा और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, हमारे कंटेंट को देखेगा कितना अच्छा कंटेंट है, हमारे फैक्टर्स को देखेगा हमने कितने अच्छे फैक्टर्स अप्लाई किए हुए हैं, और फिर अगर मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट पर टोटल डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो वो मेरी वेबसाइट को इग्नोर कर देगा और सिर्फ उसी वेबसाइट को देखेगा जहाँ से मेरी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट आया है, यानी मैंने जहाँ से उठाया हुआ है सारा डाटा। सो एक चीज़ पता लगी हमें कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेशन नहीं करनी है। डुप्लीकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन इन कंटेंट नहीं करनी है, ठीक है। मतलब वेबसाइट का टेम्पलेट कैसा होगा ये डुप्लीकेशन में नहीं आता। वेबसाइट के ऊपर जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो डुप्लीकेट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट टेक्स्ट नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि यूनिक टेक्स्ट होना चाहिए। आप आइडिया ले सकते हैं किसी की वेबसाइट से, किसने जो पहला पैराग्राफ लिखा है, दूसरा पैराग्राफ लिखा है, तीसरा पैराग्राफ लिखा है, उसका थीम क्या है, लेकिन उसको आपको रीराइट करना है, डुप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर आपका यूनिक कंटेंट होगा तो आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी, और जब आपकी वेबसाइट क्रॉल होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगले मरहले में वो क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर इस कीवर्ड के अगेंस्ट 6 वेबसाइट्स हैं, सपोज कर लेते हैं, या 10 वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग, उनका भी कीवर्ड यही वाला है। अब वो उनको भी क्रॉल कर रहा है, आपको भी क्रॉल कर रहा है, किसकी एसईओ ज़्यादा अच्छी है उसका इंडेक्स ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा का क्या मतलब है? पहली 3 पोजीशंस, आमतौर पर हमारा फोकस पहले 3 पोजीशन पे ही होता है, 3-4 पोजीशन पे होता है, कोई भी स्क्रॉल करके नीचे वाली पोजीशन पे नहीं जाता, ठीक है। सो बेसिकली पहले मरले में उसने क्या किया, क्रॉल किया। क्रॉल करने के बाद उसने देखा कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है, बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ या आपकी इवैल्यूएशन करनी हो 10 डे बेस्ड। तो मैं रोज़ाना पहले आप आओगे, आपकी अटेंडेंस देखूंगा, हाजिरी लगाऊंगा, देखूंगा कौन इन टाइम आ रहा है, ठीक है, तो देखूंगा किसका एटीट्यूड पढ़ने वाला है, ठीक है। फिर अगले दिन मैंने जो पढ़ाया उसका थोड़ा सा क्विज लूँगा। तो इसकी बेस पर मैं रोज़ाना आपको चेक कर रहा हूँ, मैं क्रॉल कर रहा हूँ आपको, उसकी बेसिस पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ रोज़ाना की। यानी कि आज की मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, हो सकता है आपको पहला कर दूँ, इनको दूसरा कर दूँ, इनको तीसरा कर दूँ, इनको चौथा कर दूँ, फिर अगले दिन एक और लिस्ट बनाऊँगा। हो सकता है उस दिन क्राइटेरिया चेंज हो जाए, जो 6ठे नंबर पे थे वो पहले नंबर पर आ जाए। इस तरह 10 दिनों की जो बेसिस बनेगी उसकी फिर एवरेज में मैं देखूंगा कि एज ए एवरेज कौन सा स्टूडेंट है जो ऊपर है, तो वो उसको मैं क्या कर दूँगा, 10 की लिस्ट में टॉप पे कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह ही एसईओ ने काम करना है कि एसईओ ने इंडेक्सिंग करनी है और उसने देखना है कि कौन है जो रेगुलरली मेरे फैक्टर्स को फॉलो करने लगा होगा। जो ज़्यादा फैक्टर्स को फॉलो कर रहा होगा वो टॉप पर चला जाएगा, और जो कम फैक्टर्स को फॉलो कर रहा होगा वो नीचे आएगा, और जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा होगा वो कहीं भी नहीं होगा। वेबसाइट होगी उसकी, लेकिन वो कैसे खुलेगी? फिर वो URL लिखने से खुलेगी, यानी वो लिखेगा www.abc.com, वेबसाइट बिल्कुल खुलेगी। लेकिन अगर वो लिखेगा ना कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो ना पहले पेज पे नजर आएगा, ना दूसरे पे नजर आएगा, ना तीसरे पे नजर आएगा। किसी ने डुप्लीकेट कंटेंट लिखा होगा तो जितना मर्जी जोर लगा ले, बाकी के जितने अच्छे फैक्टर्स मर्जी कर ले, लेकिन जैसे एक पैराग्राफ है, हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाके उनका थोड़ा थोड़ा कॉपी करके एक पैराग्राफ बना के डालेंगे, वो चल जाएगा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा हमने उठाया हुआ है तो उसे पिक कर लेना है। उसे कहना है थोड़ा आपने उधर से लिया हुआ है, थोड़ा आपने उधर से लिया हुआ है, थोड़ा आपने उधर से लिया हुआ है, तो 60% आपका जो कंटेंट है वो कॉपी है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यहाँ तो आपके पास कोई एक ऐसा कंटेंट राइटर होना चाहिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, और आप उससे लिखवाएं। ये वर्डिंग बंदा चेंज कर ले, वर्डिंग भी चेंज करें, लेकिन देखें सिर्फ वर्ड चेंज करने से तो ना, आपको थीम भी तो चेंज करना है, थीम भी चेंज करना है। इसके लिए यहाँ तो हमारे पास कोई ऐसा बंदा होना। अब देखें ये काम 2 लोगों का है। एक बंदे को मैं कहूँगा कि भाई एक वेबसाइट है, इसको पढ़ो और इसके ऊपर अगर 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो तुमने मुझे 700 वर्ड्स लिख कर देने हैं। इसके ऊपर अगर 4 पैराग्राफ बने हुए हैं तो मुझे 4 या 5 पैराग्राफ बना कर देने हैं। लेकिन उस बंदे को कीवर्ड का तो कुछ नहीं पता, मतलब उसको ना कीवर्ड का पता है, ना उसको पता है कि कीवर्ड लगाने कैसे हैं। वो इंग्लिश का एक्सपर्ट है सिर्फ। उसके बाद आप उससे इंग्लिश लिखवा के कीवर्ड आप खुद एडजस्ट करेंगे बीच में। मतलब आपने देखना है कि इस पैराग्राफ में मुझे किस जगह पर कीवर्ड यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा माइंड बनाया है फिर कीवर्ड का, कि क्रॉलिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर स्पाइडर की एक टर्म यूज़ होती है,
बोट की एक टर्म यूज होती है, ये सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। सो ये मैंने कहा ना क्रॉल हो रही है आपकी वेबसाइट, गूगल क्रॉल कर रहा है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि गूगल का बोट आता है आपकी वेबसाइट को देखता है, गूगल का स्पाइडर आता है वो आपकी वेबसाइट के एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने एसईओ के अंदर पढ़नी है। और ये आता क्या है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउल बजट, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्राउल बजट। क्राउल बजट का क्या मतलब होता है कि भाई क्राउलर ने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने किस वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम गुजारना है, उतने टाइम में उसने आपकी वेबसाइट की एनालिसिस करना है। तो आपने उसे क्या बताया हुआ है ये आगे जाकर इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको हल्का हल्का सा माइंड सेट बना रहा हूँ सर, ताकि आपको एसईओ का माइंड सेट भी आपका बनता है, ठीक है। सो ये हमारी एसईओ हो गई, ये पता लग गया मैं आर्ट का। इसके अंदर हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 120 करैक्टर, यानी कि 120 करैक्टर से ज़्यादा लिखूँगा टाइपिंग में तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आपने 120 करैक्टर में इसको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 करैक्टर में लिखने का मतलब ये हुआ कि वो 120 करैक्टर को रीड करेगा। 120 करैक्टर्स में लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो 120 करैक्टर्स को ही रीड करेगा, ठीक है। यानी हमें पता लग गया कि आर्ट कितना होना चाहिए। हमें ये भी पता लग गया कि आर्ट किसके लिए, यूज़र के लिए और क्राउलर के लिए। इस आर्ट की बेस पर आपकी वेबसाइट के इमेजेस ऑप्टिमाइज होंगे। अगर एक वेबसाइट है उसमें 50 इमेजेस या 10 इमेजेस किसी ने लगाए हुए हैं और उसने आर्ट का एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया हुआ उस पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही थिक फैक्टर इग्नोर कर रहा है अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का। तो इसका मतलब है कि वो पीछे होगा ऑप्टिमाइजेशन में। यानी हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, तो मैं उसके इमेजेस को चेक करूँगा क्या इसके इमेजेस की नेमिंग कैसी है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखना है इमेज ऑप्टिमाइज भी हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि उसका साइज़ कितना है, कहीं बहुत हैवी साइज़ तो नहीं है इमेज का, मतलब MBs में तो नहीं है, 2 MB का इमेज तो नहीं लगाया हुआ उसने। हमें इमेज को रिड्यूस भी करना है, क्योंकि जितना छोटे साइज़ का इमेज होगा उतनी जल्दी इंटरनेट के ऊपर लोड होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब इमेज के फैक्टर्स हैं। यानी आपने जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आपने इन फैक्टर्स को देखना है। अब इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए हम एक तो फोटोशॉप हमें मिल गया, इमेज छोटा कर लिया मैंने। मिसाल के तौर पर मेरे इमेज का साइज़ था 400 बाई 400 या 800 बाई 800 या 1020 बाई 1020 का किसी ने स्केयर बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो मैं 400 बाई 400 का स्केयर भी बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है नेट पे, देखिएगा था मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इमेज, बल्कि इसके लिए लिखते हैं एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। जी देखिएगा जरा, ये देखें जरा, ये दो नीचे यूआरएल आ रहे हैं, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, और इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्री इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। इसका मतलब अंदाजा हो रहा है आपको कि ये ऑनलाइन टूल है, इनकी मदद से भी हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखें जरा क्या हो गया। मेरे से पूछ लें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसने भी बात करनी है मेरे से क्लास में, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल होती है ना, वो फिर मुझे मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जी। अब आप देखें क्या कह रहा है वो, एक तो था ना फोटोशॉप वाला तरीका इमेज ऑप्टिमाइज करने का, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इधर से उठाता हूँ इमेज, कोई भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, मैंने इमेज ओपन किया, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है किस तरह का बनाना है आपने, ये नॉर्मल है, ये हाई क्वालिटी का है, ठीक है। चलिए हम कहते हैं नॉर्मल, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी,
ये साइज देखें कितना है, अबाउट 1100 किलोबाइट्स। और जब ये ऑप्टिमाइज हुआ तो कितना हो गया, रिड्यूस हो गया ना साइज इसका। मैंने कहा नहीं हुई होगी, अभी खोल के देखते हैं, इसको डाउनलोड करें जी। तो हम इन टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और वैसे भी जब एक और चीज़ याद रखें कि जब हमने रेजोल्यूशन का इतना इफेक्ट वेबसाइट पे कम क्यों पड़ता है कि मोस्टली तो हम वेबसाइट को मोबाइल पे देख रहे होते हैं, और जब मोबाइल पर हम जाते हैं तो वैसे ही व्यू छोटा हो जाता है। तो जब व्यू छोटा होता है तो इमेज भी खुद ही छोटा हो जाएगा उसी हिसाब से, तो इसलिए रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, मैटर नहीं करती, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, यानी कि एक तरीका हमने वो देखा, एक तरीका हमने ये वाला देख लिया। ये इमेजेस की बात मुकम्मल हो गई। ये आपको मैंने टूल्स भी बता दिए। इस तरह किसी भी काम करने के लिए आप ऑनलाइन टूल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जब एक साइंस बताई है। आ जाए जी वापस इसमें, बिल्कुल आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की पोजीशन कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं जी। आगे मैंने एक और टैग यूज़ किया हुआ है सिंपल सा, बी आर फॉर ब्रेक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हुए आप एंटर करते हैं, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हुए आप एंटर करते हैं तो नीचे वाली लाइन में चले जाते हैं। इसी तरह मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे लाइन फीड चाहिए, तो जहाँ पर मुझे लाइन फीड चाहिए होगी मैं वहाँ पर बी आर लगा लूँगा, ठीक है। एक बी आर का मतलब एक लाइन ब्रेक, यानी अगर आपको 4 लाइनों का गैप चाहिए तो आप इनकी तादाद बढ़ा लें। चलें जी, ये मैंने 4 लगा दिया। अच्छा उसके बाद एक और टैग आ गया HR स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल रूल या हॉरिजेंटल रूलर, यानी आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना चाहते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना वेबसाइट बनी होती है, ऊपर मेन्यू होता है, फिर उसमें एक ग्रे कलर की लाइन सी नज़र आ रही होती है, उसमें पार्टीशन की होती है उसकी। तो बेसिकली पार्टीशन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल लाइन लगाएगा एक। इसकी आउटपुट देखें जरा, आई थिंक ये, इसको ज़रा राइट क्लिक करके रीलोड करें। एक तो हमने इसको लंबा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। पहले 50% था ना, अभी मैंने इसकी हाइट को 65% कर दिया था कोड में। तब ये ब्रेकें ज़्यादा आ गई, अब लाइन ब्रेक ज़्यादा हो गई, गैप ज़्यादा बढ़ गया। अभी अगर मैं इसमें एक ब्रेक और लगाऊंगा तो और गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रूल क्या है, ये ग्रे कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल रूल है। चलें जी वापस आ जाए इधर। हाँ वो कलर हमारे से रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा उसमें, ठीक है। हम तो अपने एसईओ के हवाले से बात करते हैं ना, ताकि हम आगे एसईओ की तरफ चले जाए। टैग भी रहना पड़ते रहे महीना भर, हाँ हम उतना पढ़ें जितनी हमें ज़रूरत है चीज़ों की, कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल हो। कोई बंदा आपको अपनी वेबसाइट दे तो आप उसको समझ सकते हो कि भाई कैसे करनी, कैसे एसईओ हमने, ठीक है। ये नहीं है कि आपको एसईओ के लिए कोई HTML का बंदा अलग से हायर करना पड़े कि मुझे समझाओ भाई मैंने ये इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करूँ, ये करना है तो कैसे करूँ। अच्छा आगे आ जाएँ, और अगला टैग जो है वो हमारा है हाइपर लिंक्स का। अब ये जो लिंक्स होते हैं ये भी एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, यानी आपकी एसईओ, आपका स्कोर इम्प्रूव करने में लिंक्स का भी बहुत रोल होता है। अब लिंक्स कितनी तरह के होते हैं, कुछ लिंक्स होते हैं जो आपकी एक वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पर जा रहे होते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट के जो दूसरे पेजेस हैं उधर से भी हम कनेक्ट करके लोगों को अपनी होम पेज के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं। और एक ऐसे लिंक्स हैं जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये लिंक बिल्डिंग है। ये एसईओ का वो वाला पार्ट है जिसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं, कि भाई जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उधर जाकर हम अपने लिंक्स पेस्ट करवाते हैं, तो उन लिंक के पेस्ट होने से हमारी अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है।
अभी हम ट्रैफिक उधर आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्स की भी हमारे पास इंपॉर्टेंस है। लिंक्स कैसे लगे होते हैं ये अब हम देख रहे हैं। लिंक लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, एंकर का टैग ए, यानी ए का टैग है। जैसे IMG का टैग था ना तस्वीर के लिए, इसी तरह ए का टैग है लिंक्स लगाने के लिए। अच्छा, ये क्या है, इसका आगे एट्रीब्यूट आ रहा है href। अब लिंक क्या है भाई, किसी और URL पे जाना है ना। लिंक का मतलब तो यही है कि किसी और URL पे लेकर जाओ मुझे। तो बेसिकली ये जो URL है इसको टारगेट करने के लिए हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे href का। href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, ठीक है जी। href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। और यहां पर आगे हम क्या करेंगे, वो वाला लिंक दे देंगे पूरे का पूरा https कॉलन, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जियो पे लेकर चले जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी हमने, अगला एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। टारगेट क्या मतलब है कि जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो सम टाइम लिंक उसी विंडो पे खुल जाता है और सम टाइम लिंक न्यू पेज पे खुलता है। तो अगर हम न्यू पेज पे लिंक खोलना चाहें तो हम ब्लैंक लगाते हैं, अगर हम उधर ही लिंक खोलना चाहें तो हम क्या लगाते हैं, पेरेंट लगाते हैं। यानी मैं ये कहता हूं कि मैंने जियो टीवी की वेबसाइट खोल लिया, लिंक पे क्लिक करूं तो वही वाला पेज लिंक के साथ रिप्लेस हो जाए, तो ये पेरेंट है। नहीं, एक यूनिट समझाने के लिए दोनों इकट्ठे लिखने हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लैंक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो टैब खुला रहेगा और उसके बाद एक और टैब खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एज ए SEO जब हम काम कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट को ज़्यादा देर खोल के रखें, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ब्लैंक को, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सब लिख के दिया कि दो होते हैं, हाँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है, ये टाइटल IMG का भी एट्रीब्यूट है और इसका भी है। इसका मकसद क्या है, जब हम तस्वीर पे माउस रखेंगे तो कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी विंडो पे माउस रखता हूँ तो क्या आता है, क्लोज लिखा हुआ आ जाता है ना। ये हिंट के तौर पर आ जाता है ना क्लोज लिखा हुआ, तो ये इसका टाइटल है, समझ लें। तो ये वाला एट्रीब्यूट IMG में भी है और ये वाला एट्रीब्यूट एंकर में भी है, ठीक है। दोनों में एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है टाइटल के नाम से। अच्छा, ये यहां तक तो बात समझ में आ गई है। लिंक बना लिया, ये भी बता दिया कि किस जगह पर जाना है, लेकिन कोई क्लिकेबल आइटम भी तो होना चाहिए जिससे हम इस लिंक को फॉलो करेंगे। उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। यानी हम ये कह रहे हैं कि एंकर टेक्स्ट कौन सा है, एंकर टेक्स्ट भी तो होना चाहिए कोई। ये क्या है, ये है एंकर टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आमतौर पर लिखा होता है ना क्लिक हेयर, तो क्लिक करें तो आगे चले जाते हैं आप, तो ये वो वाला टेक्स्ट है जिसे क्लिक करने से लिंक फॉलो होगा। और उसके बाद इसे क्लोज करना भी लाजमी है, /a। जी क्या हुआ सर, इसमें इमेज भी तो वो लिंक के साथ इमेज भी आ जाएगी। अभी देखते हैं, ये पहले ये कराता हूँ फिर इमेज की बात करता हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एंकर टेक्स्ट के तौर पर तस्वीर हो, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना। नहीं, जो टेक्स्ट तो होता है ना, क्लिक किया वगैरह जैसे लिखा होता है तो वो करते हैं तो वहाँ चले। एक इमेज छोटी सी रखी होती है, जी मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, वो भी इसके अंदर आएगी तो थंबनेल भी आ जाएगा। अभी जरा इसको पहले चला कर देख लेते हैं। जी आगे ये आप कह रहे हैं जियो टीवी से पहले एक टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे एक टेक्स्ट लगा हुआ जिस पे जियो टीवी का आइकॉन भी बना हो, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये है कि हम उसको पूरे के पूरे को जियो टीवी को ही लिंक बना लें, तस्वीर को, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जी जियो टीवी लोगो, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं इमेजेस पे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लोगो है, मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक, सेव इमेज एज, इसको उधर ले जाते हैं अपने पास। ये वाला नहीं है, ये
यहाँ लिख दिया मैंने जियो, आगे आया पीएनजी बन रही है। चलो अब इधर आ जाए। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर तो आप चाह रहे हैं कि इस पहले मैं यहाँ जहाँ जियो टीवी लिखा हुआ है ना, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं यूँ करता हूँ, देखिएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ। IMG SRC इक्वल्स टू, क्या नाम था रखा मैंने, मुझे याद नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं एग्जैक्ट नाम क्या रखा था। सिंपल जियो रखा था। तो यहाँ आकर टाइप कर दो जियो डॉट, सही है, बस इसको बंद कर दें, देखें क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% ज़रूरी है, अदरवाइज तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज़ है। ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ठीक है। अगर आप चाहें कि ये लिंक ना हो और ये लिंक हो, फॉर एग्जांपल, और इसका साइज छोटा करें, साइज तो आप खुद कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं ना, क्या करें, विड्थ इक्वल्स टू 60%, हाइट इक्वल्स टू 60%। चलें जी, आप अपनी मर्जी से करें जितनी आप करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका साइज भी छोटा कर दो। हाँ जी, नहीं आया, इधर आए था, इसको हमने सेव किया था सर। हाँ चलिए, अब हम एक काम करते हैं, ये क्या हुआ, 80/80, इसका क्या मतलब हुआ, 80 पिक्सल्स बाई 80 पिक्सल्स। छोटा हो गया, यानी और छोटा भी करना होगा तो और छोटा भी हो जाएगा, लेकिन लिंक कभी भी है ये। आ जाए वापस, यहां पे क्या हुआ, लिंक हट गया। कैसे हट गया लिंक, कैसे हट गया कि हमने उससे पहले लिंक लगा दिया, लिंक से पहले तस्वीर को लगा दिया, हाइपर लिंक से पहले लगा दिया। तो अब ये तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन क्लिक केबल आइटम ये वाला है, ठीक है। तो अब इधर आ जाए वापस, आप देख लें कि क्या किया मैंने यहाँ पे। ये देखें एंकर कहाँ से शुरू हो रहा है, इसे ज़रा एंटर करके नीचे लाएं। एंकर कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और जो मैंने लोगो लगाया वो कहाँ लगा दिया है, यहाँ पे। इसे मैंने कर दिया 20/20, ताकि बिल्कुल ही छोटा सा आइकॉन की तरह आ जाए। ए से पहले ही मैंने इमेज लगा दिया, ए के बाद लगाऊंगा तो वो क्लिकेबल बन जाएगा, ए से पहले बनाऊंगा तो वो क्लिकेबल नहीं होगा, ठीक है। सही है, ठीक हो गया। चलो आगे चले जाए। इमेज भी हो गया, एंकर भी हो गया। अच्छा, आगे जो चीज़ है वो क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये कैसे बनानी है, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है बुलेट्स और ऑर्डर्ड का मतलब होगा नंबरिंग, ठीक है।
सो यूएल लगा है, आगे क्या बताया हमने उसकी टाइप, अगर आपने बतानी हो, ये हमसे इतना रेलिवेंट नहीं है, हमें सिर्फ इन टैग्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसलिए कि जब मेन्यू बने होंगे तो इनके साथ बने होंगे, आप कोडिंग में जाकर देखिएगा मेन्यू जो बने होंगे उसमें li कितना इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद चाहे यूएल हो चाहे ओएल हो, लिस्टिंग करने के लिए li का टैग इसमें, यानी कि ओएल ने भी li के साथ इस्तेमाल हो रहा है और यूएल ने भी li का क्या मतलब है, मतलब मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो पहले को मैंने करना है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्या हैं, li हैं। अगर 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो 4 li, अगर 10 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी जितने पॉइंट्स लिखने हैं उतनी ही दफ़ा li भी लिखना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब पहला हमने क्या लिखा जी, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, टाइप क्या है जी इसका, सर्कल। आगे क्या लिखा, li में फर्स्ट, फिर li में लिखा सेकंड, और ये li को क्लोज किया और ये ul को क्लोज किया, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या शुरू किया, ol ऑर्डर लिस्ट, यहाँ अगर टाइप क्या लिखा है, नंबर। अब ये जो टाइप है नंबर है, यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, ये वाला नंबर भी हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है, कैपिटल A भी लिख सकते हो, स्मॉल a भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब होगा, और इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, यानी कि जो बताओगे उसी स्टाइल की नंबरिंग आ जाएगी। अगर मैं कैपिटल A लिखूंगा तो इसका मतलब है नंबरिंग होगी कैपिटल A, फिर B, फिर C, फिर D। अगर मैं स्मॉल a लिखूंगा तो फिर होगी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। यानी ये मैं बता रहा हूँ कि नंबरिंग किस तरह की होगी। इसको भी सेव कर दें, इसे राइट क्लिक करें, नीचे आकर देख लें सर, आ रही है ना नंबरिंग, दोनों तरह की नंबरिंग हो रही है, ठीक है। सो ये मेन्यूज जो बने होते हैं हमारे, उसके अंदर ये लिस्टिंग इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसलिए ये आपका जानना इसका भी ज़रूरी था। अब आए ज़रा वापस वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट में कौन सा टैग इस्तेमाल हुआ है उसको भी देखते हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट जो है उसे देखते हैं। आपकी मैंने म्यूज़िक में रखी थी, यहाँ पर ये आपका कोड ही ओपन करते हैं, राइट क्लिक, नोटपैड, ये खुल गया है। और उसके बाद वापस इधर आए, इसे डबल क्लिक करें, ये वेबसाइट है, मेरे साथ वेबसाइट भी खुल जाए हमारे। नीचे आ जाए ज़रा, ये क्या जी आपका ईमेल है, एक ही दफ़ा लिखा हुआ है कि ज़्यादा दफ़ा लिखा हुआ है, कहीं और भी है कि सिर्फ इधर ही है? ये 2 जगह पे है, नीचे भी है। अच्छा ठीक ठीक, चलिए जी हम यहाँ आ जाते हैं। मैं ना इस टेक्स्ट को फाइंड कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, हैव अ क्वेश्चन कॉल अस नाउ, इधर आ जाता है। यही है, हाँ, इधर ही कहीं नीचे आपकी ईमेल भी होगी, देखिए जरा, ये सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये देखिए इसका टैग है, कौन सी हेडिंग स्टाइल लगी हुई है। अच्छा एक चीज़ सबसे पहले तो ये समझना, क्योंकि यहाँ पर ये नज़र आ गया मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर लगा हुआ है H4 और नीचे लगा हुआ है H4। सबसे पहले तो हमें ये हायरार्की, हाँ ये हायरार्की हमें खुद से देखनी है। अब हमें अगर ऐसी कम्बिनेशन है तो फिर हम ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी हेडिंग स्टाइल्स को पहली बात है यहाँ पर ज़ाया नहीं करना। ये इसका मतलब है कि हम हेडिंग स्टाइल ज़ाया कर रहे हैं। हेडिंग स्टाइल क्यों यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। सो हम चाहें तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, हेडिंग 6 करके देखते हैं कि आपका मसला हल हो जाता है कि नहीं होता। लेकिन फ्यूचर में हमने यहाँ पर क्या करना है वो भी करके बताता हूँ। 6 कर दिया मैंने, और इसको करें सेव। सबसे पहले ये इशू हल करते हैं, वो जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इधर आए, हो गया मसला, ठीक।
अब एक काम और करते हैं, वापस आएंगे इधर ही, इसी जगह पर आ जाए और यहाँ पर मैं H6 नहीं लगा रहा आपको इस तरफ। हाँ, सपोज करते हैं ये मैं एक और टैग यूज़ किया अब हमने, फॉन्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता किस साइज़ में आएगा, फिलहाल मैं इसको 8 कर देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है ना फॉन्ट, साइज़ होते हैं ना उसके, छोटे बड़े करते हो आप। यहाँ से मैंने इसका साइज़ ये कर दिया फिलहाल, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया, देखते हैं क्या कहता है ये, हो गया फॉन्ट क्लोज। चेक करते हैं क्या होता है उधर। बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया ना। आइए इधर जरा इसको छोटा करके देखते हैं, किधर था ये, देखते हैं इतना छोटा है कि नहीं है, नहीं तो फिर वो हम उसको ये मैंने एक टैग और बता दिया आपको। हाँ, यानी कि ये बेसिक HTML का टैग है और ये SEO वाला टैग नहीं है, मतलब ये सिंपल टैग है। ठीक हो गया, मैं क्या मैनेज हो गया ना ये अब हमसे फ़ॉन्ट से। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा छोटा आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। ओके, बिल्कुल इसका भी हल निकाल दो। यहाँ पर क्या लिखा है जी, 2 की जगह पर मैं इसे कर देता हूँ 4। कौन सा कलर था, वाइट। इसको भी सेव करें। सही हो गया। एक तो वो जो हायरार्की इशू था वो भी हल हो गया इस तरह करने से, ये वो जो हमारा हायरार्की इशू आ रहा था। हाँ, ये अब मैंने आपको एक नया टैग बता दिया इसमें। हाँ, कौन सा, और फ़ॉन्ट के अंदर आपने 2 एट्रीब्यूट्स देख लिए, एक साइज़ है और एक कलर है। तो इस तरह करके आप इन चीज़ों, इसको भी अपने साइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उस पर, इस पर आ जाते हैं, इस पर ये हमने कैसे लगाया हुआ है। हाँ, इसके लिए जो हमारा टैग है वो है आई फ्रेम। जो हमारा गूगल मैप लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है, कंट्रोल F करें और यहाँ लिखें आई फ्रेम जी। आगे google.com भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि क्लियर हो रहा है ना कि ये गूगल मैप वाला ही आई फ्रेम है हमारा। तो आपने ये अपना कैसे लेना है, मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं आपने इसके लिए आ जाना है गूगल मैप में, और ये गूगल मैप में आप अपनी लोकेशन ऐड करते हैं, गूगल उसे अप्रूव करता है। जब वो अप्रूव होके आती है तो फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पिन लोकेशन नहीं आएगी ना, ये गूगल की अप्रूव लिस्टिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं मैं कहता हूँ यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं पीक सॉल्यूशंस को जी। आ गया पीक सॉल्यूशंस। आप में से वो स्टूडेंट कौन है जिनको सैटरडे का इशू था, मेरे का आई हुई है ना, ये ना हो कि वो आना नहीं हो रहा हूँ, मतलब उनकी वजह से हमने ये सब कुछ किया हुआ है जी। आगे ये शेयर का बटन बना हुआ है, यानी कि ये आपने गूगल से नहीं करना जाकर। जब आपने कोई प्रोफाइल पिक करनी होगी तो आपने गूगल से नहीं पिक करनी, आपने गूगल मैप से पिक करनी है। ठीक है, हम गूगल मैप पे आए हैं, गूगल मैप पे आकर मैंने बिजनेस का नाम लिखा है, वो बिजनेस आ गया है। यहाँ पर शेयर का बटन बना हुआ है, मैंने यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करना है और ये लिखा हुआ है एम्बेड मैप। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर देना है। अब
अब एक काम करते हैं, आज आपको मैं लोकेशन बनानी भी सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सब लोग अपनी अपनी बिजनेस लोकेशन जो बनाना चाहें बना लें। कॉपी हो गया? अब आप ये देखें कि इस कोड के अंदर मुझे सिर्फ चीज़ जो चाहिए वो क्या है, यानी कि ये तो चेंज होगा ना, लाजमी बात है, ये तो कोई और आ रहा है, मुझे तो इस वक्त पीक सोल्यूशन लगाना है, हम सपोज कर रहे हैं, तो ये तो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो चीज़ मुझे अपने पास रखनी है ना वो क्या है, विड्थ इक्वल्स टू 600 और हाइट कितनी है जी 450, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर करता हूँ एंटर, थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ ताकि मुझे मेरा कोड कंफर्टेबली नजर आए, कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, आ गया। यही है ये लाइन ऊपर वाली, ठीक हो गया। इस लाइन को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, यानी मैंने जो पहला मैप था वो रिमूव कर दिया और जो उधर से कॉपी करके लाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो वेबसाइट खोली है इसके ऊपर अब पीक सोल्यूशन की लोकेशन आनी चाहिए नीचे। जरा चला कर देखें, मुझे ऐसे लग रहा है कि वेबसाइट एडिटिंग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया आपकी क्लास में, यानी अगला जो हम लेसन लेंगे वो प्योरली एसईओ से अब हम बात शुरू करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जी ये थी, आगे ठीक हो गया, पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड हो गई। इस तरह आप अपनी कोई भी लोकेशन इस पर ऐड कर सकते हैं, मगर लोकेशन का होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो ये हमने वेबसाइट पूरी एडिट कर ली है और इसका मतलब ये है कि आप सबको कोई ना कोई चीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि आगे फिर हम जब पढ़ते जाएंगे चीज़ों को और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, देखिए आप प्रैक्टिस करें, आप गलतियाँ करेंगे, ठीक है, गलतियों से ही आप सीखेंगे। तो आप एक काम कर लें, आप अपने अगर आपको, क्योंकि आप जब घर पे बैठ के काम कर रहे होंगे और आप क्या गलती कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट से तो सिर्फ पता नहीं लगेगा मुझे, हाँ, आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं एनी डेस्क, वो आप अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे इंस्टॉल करें। तो जब आपसे कोई मसला हल ना हो रहा हो फिर आप उस सॉफ्टवेयर को चलाएं और मुझे बताएं, तो मेरे एक्सेस में आपका सिस्टम आ जाएगा। फिर मैं आपकी फ़ाइल को, जैसे मैं अभी चेक किया, चीज़ों को चेंज कर दिया ना सबको, इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे चीज़ों को चेंज कर लिया। वैसे तो मेरा ख्याल है लेक्चर सुन के आपको ये इशू नहीं होना चाहिए लेक्चर के बाद, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू हो जो हल ना हो रहा हो, क्योंकि सिर्फ तस्वीर भेजने से मुझे सारी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे कई स्टूडेंट्स कह रहे थे हमसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या गलती कर रहे हैं वो जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं। या इसका दूसरा तरीका ये है कि जब अगले दिन आया करें अपना लैपटॉप ले आया करें, वो मुझे दिखा दिया करें यहाँ लगा कि ये इशू हमें नजर है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से आपको समझ आता है कि आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस कोर्स को लेकर बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये कोर्स जो एक सेमिनार की तरह ही है कि आप रोज़ाना मेरी बातें सुनते हैं आकर, बस कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ करने के लिए आपने काम बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है, बाकी लोगों ने भी किया होगा लेकिन अभी उन्होंने मुझे कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है। मतलब जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी, आगे चलें। यानी ये अब हम समझ लो कि हमने वेबसाइट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा लेसन और दूंगा।